हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं और कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं, उनको भी वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। जैसा कि पीछे आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्तियां आई हैं उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे आपकी जो कट ऑफ है उसको लेकर हो, या जोन वाइज जो भी ग्रुप होते हैं उनको लेकर हो, या जो वैकेंसी हैं उनमें कुछ सुधार हो सकता है, सभी चीज़ों के बारे में बच्चे डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो जो आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए सभी चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहले देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बच्चे यहीं से शुरुआत करता हूं कि ये जो बच्चे पद हैं 4660 पद, बच्चे इनकी जो संख्या वो बढ़ने की पूरी पूरी आशंका है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया बच्चे, प्लस का निशान लगाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये जो अभी पद हैं ये टेंटेटिव हैं। टेंटेटिव का मतलब होता है कि अनुमानित है, यानी यहां इनकी संख्या बच्चे बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? जैसे हम कोई सरकार से मांग करें कि जी, जैसे पहले बात करूं, पहले जो संख्या थी लगभग 8600 के आसपास थी। जो पहले पद थे कांस्टेबल के, जो 2018 में भर्ती आई थी, उसमें लगभग 8600 पद थे। बच्चे कितने पद थे? लगभग 8600। अगर मैं एक्यूरेट बात करूं तो लगभग 8600 से भी प्लस पद थे। तो अब की बार वैकेंसी कम है और 2018 में ये पद थे। दूसरी बात बच्चे, जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, जो न्यू सिलेबस है वो क्या रहेगा, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलते हैं बच्चे, पहली बार सबसे पहला जो हमारा स्लाइड आती है, पहले बच्चे क्या दिया गया, सिलेबस दिया गया है। अब सिलेबस में बच्चे अगर हम बात करें, जो सिलेबस है उसमें आपके लगभग बच्चे 80 से प्लस टॉपिक है, यानी लगभग आपके 80 से ज्यादा टॉपिक इसमें आते हैं। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन वो स्ट्रेटजी के माध्यम से करनी होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, जनरल अवेयरनेस, अगर मैं बात करूं बच्चे, जो टोटल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है बच्चे? 120 होती है। 120 क्वेश्चन आपके कितने होते हैं? 120 नंबर के ही होते हैं, यानी एक क्वेश्चन बच्चे एक नंबर का होता है। अब ये जो 120 नंबर हैं, इनमें क्या रहता है बच्चे, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है बच्चे? 0.33। 0.33 का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/3 की आपकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरी अगर बच्चे बात करूं, ये जो आपका एग्जाम होगा बच्चे, ये क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्या बोलेंगे? सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपकी जो परीक्षा होगी बच्चे वो कैसी होगी? सीबीटी होगी। अच्छा, इसको कंडक्ट कौन कराएगा? तो मेरे बच्चे इसको आरआरबी कराएगा। आरआरबी, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराएगा। हालांकि पहले ग्रुप डी की भर्तियां ज्यादा कराता था या टेक्निकल की, लेकिन आज अब ये आरपीएफ की भर्ती यही कराएगा, यानी आरआरबी ही कराएगा। अब बच्चे चलते हैं, यानी जो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, जो सिलेबस होता है, वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करूं, जो सबसे नंबर ज्यादा होते हैं वो किसके होते हैं बेटा? 50 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं? जीए। जीए बोले तो बेटा जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है सामान्य जागरूकता। जागरूकता का मतलब बेटा जीएस से ही होता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको अलग से दिखाया गया है। मतलब इसका वही होता है सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता, लेकिन इसमें करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा रहता है, मोस्टली जहां जीए का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखते हैं बच्चे, ये जो 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, इसमें ये सिलेबस दिए गए हैं और सिलेबस के लगभग इसमें कितने 10 टॉपिक हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, जो आपके 35 क्वेश्चन हैं वो किसके होंगे बेटा? मैथ के होंगे। जबकि जो आपके 35 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे बच्चे? आपके रीजनिंग के होंगे। तो कहने का मतलब इनकी जो टोटल संख्या बनती है वो बेटा कितनी बनती है? 120 क्वेश्चन के आसपास बनती है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप अंत तक पूरी वीडियो देखेंगे तो यहां आपके सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, पहले सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का देखते हैं क्या है। पहले आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के इतिहास की बात कर रहा है। अब भारत के इतिहास में आपकी यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहासों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसको विस्तार से यानी एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया कि कहां से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, आपको पूरा इतिहास ही तैयार करना है।
उसके बाद आप सेकंड देखेंगे आर्ट ऑफ कल्चर, यानी कला और संस्कृति। कला और संस्कृति से मतलब है जो भी हमारी भारत की कला और संस्कृति है, चाहे प्राचीन इतिहास है, चाहे मध्यकालीन इतिहास है या आधुनिक काल का, और यानी जो वर्तमान में जो भी जिस प्रकार के हमारे उत्सव, महोत्सव, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं, वो सब बच्चे हमारे कला और संस्कृति में आते हैं। तीसरा आप देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बेटा यहां आप देखेंगे जो यहां भारत के भूगोल की बात चल रही है, लेकिन मैं अगर बात करूं यहां भारत के भूगोल से ज्यादा प्रश्न बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो विश्व का भूगोल है वहां से भी 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें हल्की सी सरसरी नजर विश्व भूगोल की तरफ भी बच्चे रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। और बेटा अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की बजाय जो इंडियन इकोनॉमी है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि यहां जब आपको टीचर टीच कराएंगे तो वहां सारी चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें होंगी। आगे पॉलिटी, पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न बनेंगे। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बेटा इन दोनों में क्या अंतर है, देखो ये भारत का संविधान है, ये क्या है भारत का संविधान है, और ये क्या है बेटा राज्य व्यवस्था है। यानी अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेटा दोनों में डिफरेंस ये है जो भारत का संविधान है उसके अनुसार किसकी चलेगी, इसकी राज्य व्यवस्था चलेगी। किसकी राज्य व्यवस्था चलेगी बच्चे, यानी भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये दोनों एक ही हैं। चाहे तो आप भारतीय संविधान कर लें, भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था को पढ़ लें, दोनों एक ही टॉपिक है। उसके बाद बच्चे स्पोर्ट्स है, खेल कूद से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड बन सकता है। दूसरा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान आता है और आपका रसायन विज्ञान आता है और आपका जीव विज्ञान आता है। जीव विज्ञान में आपके जंतु और वनस्पति बेटा दोनों आते हैं, तो यहां से। उसके बाद बेटा आता है करंट अफेयर, समसामयिकी भी इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और यहां से जनरल अवेयरनेस में अधिकांश प्रश्न की जो संख्या रहती है वो करंट अफेयर से रहती है, यानी जो समसामयिक घटनाएं होती हैं। और लास्ट में आप यहां देखेंगे बच्चे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में यानी जो भी आपके मिसलेनियस या आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो सब किस में आते हैं बच्चे, स्टैटिक जीके में आते हैं। तो आपके जो 50 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा वो आपके इस सिलेबस के इधर उधर ही गुजरेगा। हालांकि आपका जो सिलेबस है, जो जब आपका विज्ञापन जारी होगा तो उसमें सारी चीजों को बखूबी दिखा दिया जाएगा, एक्सप्लेन करके दिखा दिया जाएगा। आगे अगर हम चले, आगे जनरल अवेयरनेस के बाद जो बेटा आपका टॉपिक आता है वो मैथमेटिक्स आता है। क्या आता है बेटा, मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स में लगभग आपके 15 टॉपिक हैं। सबसे पहले आपका बेटा नंबर सिस्टम यानी जो संख्या पद्धति है, दूसरा वोल नंबर्स है, डेसिमल फ्रैक्शन है, नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, औसत है। उसके बाद है इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, टेबल एंड ग्राफ्स है, मेंसुरेशन है। बेटा देखो यहां मेंसुरेशन का भी पार्ट दिया गया, यानी एडवांस से भी आपके प्रश्न बनेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। बेटा ये 2 बार हो आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और प्रॉफिट एंड लॉस है। लगभग आपके बेटा ये इसमें 14 टॉपिक दिए गए हैं। तो मैथ में लगभग आपके जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा वो कितने बनेंगे, 35 क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आपको बताऊं ये जो 35 क्वेश्चन आते हैं इसका लेवल ठीक ठाक आता है। यानी मैं बात करूं लेवल तीनों का ही, अगर मैं बात करूं जीएस की बात करूं, मैं मैथ की बात करूं या रीजनिंग की बात करूं, तीनों का लेवल बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा आता है। ऐसा नहीं कि लेवल बेकार है, अच्छा लेवल आता है। उसके बाद में बात करूं बेटा आगे, यानी किसकी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जो आपकी रीजनिंग है इसमें क्या है, एनालॉजी है, उसके बाद में स्पेशल विजुअलाइजेशन है, जजमेंट है, विजुअल मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप है, ऑब्जर्वेशन है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, वर्बल क्लासिफिकेशन है, नॉन वर्बल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिस्टिक रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, और स्पेशल ओरिएंटेशन है, और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, और नंबर सीरीज है। यानी लगभग बेटा आपके 15 से 16 टॉपिक आते हैं। इसमें भी जो आपकी क्वेश्चन की संख्या रहती है बेटा वो कितनी रहती है, यानी 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के रहते हैं। हमने आपका क्या देखा बेटा, एग्जाम पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया। अब इसके आगे चलते हैं। अगर इसके आगे बच्चे मैं बात करूं
कुछ हमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा जो वर्तमान में पदों की संख्या है, यानी जो पद हैं वर्तमान में वो कितने हैं, लगभग 4660 पद हैं, लेकिन इनकी संख्या बच्चे बढ़ सकती है। और जबकि पिछले की बात करूं बेटा, जो पिछले पद थे, अगर मैं पिछले की बात करूं तो पिछले पद लगभग कितने थे बेटा, 8600 प्लस थे। कितने थे बेटा, 8600 प्लस। और ये वैकेंसी बेटा 2018 में आई थी। कब आई थी, 2018 में। अब बात करते हैं क्या ये जो पद हैं ये बेटा आपके कांस्टेबल और एसआई दोनों के, हालांकि एसआई के पद नाम मात्र के लिए हैं, बहुत कम पद हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना है एसआई को भी। उसके बाद अब बात करते हैं, यानी ये जो 4660 पद हैं, अब पिछले के मुकाबले हमें तैयारी में किस प्रकार से अच्छी की जाए, यानी पिछली तैयारी के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया जाए जिससे हम अपने नंबर यहां पक्का कर सकें। बेटा मैं आपको बताऊं, जो पिछली मेरिट गई थी 120 क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूं लगभग, अगर बात करूं कैटेगरी वाइज तो मैं यहां आपको दिखा सकता हूं बहुत ज्यादा मेरिट हाई गई थी। यानी मैं बात करूं यानी 90 क्वेश्चन के आसपास बेटा आपकी बन रही थी मेरिट। लेकिन और अगर मैं बात करूं बेटा जनरल में, यानी रिजर्व से लेकर अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो पिछली बार जो थे ओबीसी के पद बेटा कम थे और जनरल के पद ज्यादा थे। तो ओबीसी की जो मेरिट थी वो ज्यादा गई थी, जबकि जनरल की मेरिट क्या गई थी, कम गई थी। लेकिन अब की बार क्या है, ओबीसी यानी जनरल के साथ क्या जुड़ गया बेटा, ईडब्ल्यूएस भी जुड़ गया है। अब ऐसा क्या करें, कितनी तैयारी करें, पुरुष और महिला में क्या क्या डिफरेंसेस होने वाला है। तो मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं, अब की बार हमें अपना सेफ स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी कम है, कंपटीशन भी बड़ा है, सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। तो एक नॉर्मल आइडिया बात करते हैं, एक पुरुष की बात करते हैं और एक बेटा किसकी बात करते हैं, महिला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं और महिला की बात करते हैं। अगर बेटा मैं एक नॉर्मल आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिना पेपर दिए बताए, लेकिन एक टारगेट मानकर चलें, अगर हम इतना स्कोर करते हैं तो हम सेफ हैं। हालांकि ये चीजें पैटर्न पर निर्भर करती है कि एग्जाम का स्टैंडर्ड कैसा है, लेकिन फिर भी अनुमानित हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए। बेटा अगर मैं पुरुष की बात करूं तो 120 में से मेरे बच्चे 120 में से 100 नंबर आपको लाने चाहिए। कौन सी कैटेगरी के लिए बेटा, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और बच्चे ओबीसी के लिए, यानी 3 कैटेगरी के लिए लगभग कितने नंबर आने चाहिए, 100 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, यानी एससी और एसटी, इसके लिए आपको लगभग मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां आपको स्कोर 80 रखना चाहिए 120 में से। कितने में से, 80 में से 120। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी बेटा, एससी और एसटी। लेकिन ये बेटा मैंने आपको एक अनुमानित बताया है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया फाइनली। ये पेपर पर भी डिपेंड करता है कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा। अगर बच्चे में महिला की बात करूं तो महिला में करना क्या है, देखो पिछले की मुकाबले की बात करूं तो पिछले पर क्या हुआ था बेटा, यानी 52-53 के आसपास जनरल मेरिट घूमी थी। लेकिन यहां मैं अगर महिला की बात करूं तो 120 में से बेटा 65 क्वेश्चन, बेटा 65 क्वेश्चन किस किस के लिए, महिला के लिए। कौन सी कैटेगरी बेटा, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और किसके लिए मेरे बच्चे, ओबीसी के लिए आपको करना चाहिए। कितने, 65 प्लस स्कोर रखना चाहिए। जबकि अगर मैं बात करूं बच्चे एससी और एसटी तो कितने होने चाहिए बेटा, यहां आप कितने करें, 50 भी अगर कर लेते हैं तो 50 भी मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा एससी एसटी के लिए, क्योंकि यहां महिलाओं की संख्या क्या हो जाती है बेटा, ठीक ठाक कम हो जाती है। तो अगर बात करें हमें जो सेफ स्कोर रहेगा, यानी देखो आपको 3 चीजें, कंपटीशन बढ़ा है। आज 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका 19 में पेपर हुआ था। यहां आप बात करेंगे, देखो इसके मुकाबले मेरे बच्चे कितनी है, आधी वैकेंसी है। दूसरी बात, कंपटीशन बढ़ा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आप सभी जानते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये बात तो होगी, अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो इस पर भी बात करेंगे। जी हां बेटा, सबसे पहले हम जो आपको देने वाले हैं, सबसे पहले जो भी देने वाले हैं वो क्या देने वाले हैं बच्चे, निःशुल्क देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, निःशुल्क देने वाले हैं। लेकिन निःशुल्क भी बहुत अच्छा और बहुत बेहतर देने वाले, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्री की चीजें होती है, जो निःशुल्क होती हैं, वो ऐसे ही होती हैं बेटा, टॉप फैकल्टीज के द्वारा, जिन्हें 10 से 12 साल का अनुभव हो गया है ऑफलाइन करियर में, उन्होंने ऑफलाइन टीचिंग कराते हुए लगभग 12 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, ऐसे टीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे।
अगर मैं बात करूं बेटा इसमें यानी जो आरपीएफ के लिए हमने जो बैच का नामकरण किया है वो किस नाम से किया है, आपको एक वर्ड दिखाई देगा प्रोटेक्शन, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो हमने एक शब्द यहीं से निकाला है और उसका नामकरण जो किया है वो किस नाम से किया है, सुरक्षा बैच। क्या बोलेंगे कि आप क्या काम करेंगे बच्चे, जो भी रेलवे में यात्रीगण हैं उनके लिए क्या करते हैं, आप सुरक्षा करते हैं। तो इसीलिए हम आपके अंदर वो भावना अभी से जगाना चाहते हैं, इसलिए हमने इस बैच का नाम क्या रखा है बच्चे, सुरक्षा बैच है। और ये जो रहने वाला है बेटा निःशुल्क, यानी कैसे रहने वाला है, फ्री रहने वाला है, फ्री बिल्कुल एकदम। अब इसकी टाइमिंग क्या क्या रहेगी, कौन कौन फैकल्टी इसमें रहेंगी, बेटा आपको बता दो इसमें जो फैकल्टी है, फैकल्टी भी बहुत बेहतरीन फैकल्टी है। इसका टाइम शेड्यूल क्या है, तो टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं बच्चे टाइम टेबल की बात करूं तो टाइम टेबल जो रहेगा वो क्या क्या रहेगा और कौन टीचर क्या क्या कराएंगे। सबसे पहले 12 बजे, बेटा क्या बजे, 12 बजे से और 1 बजे तक, 12 बजे से और 1 बजे तक क्या रहेगा, आपका मैथ रहने वाला है। क्या रहने वाला बच्चे, मैथ रहने वाला। अब मैथ को कौन कराएंगे, तो बेटा जिनको लगभग 12 वर्ष से भी ज्यादा अनुभव हो गया है मैथ में, तो उनको आपको कौन कराने वाले हैं, आपको बेटा कपिल सर कराने वाले हैं। कौन कराने वाले हैं, कपिल सर। यानी ये मैथ के अपने क्षेत्र के ऑफलाइन में बादशाह माने जाते हैं, यानी इन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे से बच्चों को मैथ सिखाया है, बहुत अच्छे सिलेक्शन भी दिए ऑफलाइन में, लेकिन इनकी शुरुआत ऑनलाइन में शुरुआत है। और मैं मानता हूं अगर आप इनको थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत बेहतर देने वाले हैं। उसके बाद बच्चे आपकी जो क्लास होगी वो 1 बजे से होगी। किसकी होगी, 1 बजे से क्लास होगी। कब तक रहेगी बच्चे, 2 बजे तक रहेगी, 2 बजे तक, 2 PM तक। ये किसकी रहेगी बच्चे, जीएस की क्लास रहेगी। अब जीएस आपको कौन कराएंगे, तो बेटा जीएस जो कराएंगे वो आपको दीपक सर कराएंगे। कौन कराएंगे, दीपक सर कराएंगे। इन्हें भी काफी समय हो गया है, अनुभव हो गया है, यानी जीएस के क्षेत्र में काफी समय से जुड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है ये भी अपना 100% देंगे और बेस्ट ट्रिक के माध्यम से और बेस्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन आता है बेटा 2 बजे से, बेटा 2 बजे से और कब तक बच्चे, आपके 3 बजे तक जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो किसकी रहेंगी बेटा, वो रीजनिंग की रहेंगी। किसकी रहेंगी, रीजनिंग की रहेंगी। और रीजनिंग को जो कराने वाले हैं वो आपको राहुल सर कराने वाले हैं। राहुल सर ने बेटा पुलिस में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। पुलिस में जो इन्होंने टॉपिक कराए थे वहां से बहुत अच्छी संख्या में प्रश्न बने हैं। तो इसलिए मैंने क्या काम किया है, क्योंकि इसकी जो परीक्षा है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके जो फॉर्म है बेटा वो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 15 अप्रैल से शुरू होकर लगभग आपके 14 मई तक ये आपके जो है आवेदन चलेंगे। लेकिन इसकी जो एग्जाम यानी जो परीक्षा हो सकती है बेटा, इस पे भी बात करेंगे। परीक्षा कब हो सकती है, देखो जब भी रेलवे ने कोई फॉर्म अप्लाई यानी आवेदन लिए हैं तो उसके मैक्सिमम 4 महीने में उन्होंने वो परीक्षा कराई है। तो लगभग कितने, अगर हम बात करें आपके मई तक आवेदन मिल जाएंगे तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगर मैं बात करूं बेटा जो आपकी परीक्षा की संभावित तिथि है वो क्या हो सकती है बच्चे, सितंबर हो सकती है। क्या हो सकती है, सितंबर हो सकती है। तो मेरी बात यह है आपकी जो संभावित परीक्षा है वो कब हो सकती है बेटे, वो आपकी सितंबर में हो सकती है। तो हमने किन किन चीजों पर बात करी है, एक बार दोबारा स्लाइड निकाल लेते हैं। हमने बेटा एग्जाम पैटर्न पर बात कर ली है। किस पर बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न पर। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होने वाला है, आपका सीबीटी रूप में होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड। हमने किस पर बात कर ली है बच्चे, सिलेबस पर भी बात कर ली है। ठीक है जी, सिलेबस भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने किसकी बात करी है, यानी जो हमारी क्या है, यानी जो हमारा बैच है बच्चे, जो बैच है हमने उसके बारे में बात कर ली। बैच का क्या नाम है, बैच का बेटा सुरक्षा नाम है। क्या नाम है, सुरक्षा बैच इसका नाम रहेगा। ठीक है जी। दूसरा, अब ये जो मिलेगा यानी जो फैकल्टी हैं बच्चे, जो फैकल्टी हैं वो फैकल्टी कौन कौन होने वाली है, फैकल्टी के बारे में भी हमने बात कर ली है। उसके बाद जो हमारी परीक्षा तिथि है यानी जो संभावित परीक्षा हो सकती है वो कब हो सकती है बच्चे, वो आपकी सितंबर में हो सकती है। तो हमने इसके बारे में भी कर लिया है। और
और इससे अलग हमने किसके बारे में बच्चे, कट ऑफ के बारे में भी बात कर लिया कि जो इसकी कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, इसके बारे में भी हमने। अब एक और चीजें बचती हैं जिनके बारे में बहुत बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं बेटा, जो रेलवे की जो मेरिट लगती है, जो रेलवे की मेरिट लगती है वो किस हिसाब से लगती है, वो जोन वाइज, यानी किस हिसाब से बचती है बेटा, जोन वाइज। अब ये जोन क्या है जी, इसको भी बता दो। तो बेटा जो भी जोन होते हैं रेलवे के, मान लीजिए लगभग 20-21 जोन है रेलवे के वर्तमान में, तो उसमें क्या होगा, इन जोन को किस में बांट दिया जाएगा बच्चे, ग्रुप में बांट दिया जाएगा। किस में बांट दिया जाएगा, ग्रुप में। अब इस ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, जब विज्ञापन आएगा तो ग्रुप वाइज आएंगी वैकेंसी, उसमें जिसमें ज्यादा वैकेंसी होंगी उसमें कंपटीशन क्या होगा, कम होगा, जिसमें कम वैकेंसी होंगी उसमें कंपटीशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सीधी बात है, आपको ग्रुप के हिसाब से क्या करना है, यानी अपना आवेदन जो है करना है, यानी जहां वैकेंसी ज्यादा हो वहां कंपटीशन कम रहेगा तो मेरिट भी कम जाएगी। लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए कोई आपका साउथ में जा रहा है तो हाँ वैकेंसी कम है लेकिन वह कंपटीशन क्या होगा, कम रहेगा। आप इस चीज को भी देख लेना कि मान लीजिए अगर नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कंपटीशन ज्यादा रहता है क्योंकि नौकरी की तलाश सबसे ज्यादा क्या रहती है, नॉर्थ में रहती है, नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। तो हमने क्या कर लिया है, यानी इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। और बच्चे ये जो क्लासेज हैं आपकी, ये क्लासेज अगर मैं बात करूं, आज हमारी जो तिथि है वो कितनी हो चुकी है बेटा, 4 तारीख हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं आपकी जो क्लासेज हैं बेटा, जो आपकी क्लासेज हैं, ये आपकी क्लासेज कब से शुरू होने वाली हैं, अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके 8 मार्च से बेटा ये आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लगभग 8 मार्च से आपकी जो है क्लासें वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर क्लास में कोई डिले होता है 1 दिन तो उसमें 1 दिन हो सकता है, बाकी जो क्लासेस का जो शेड्यूल है वो 8 मार्च से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से जरूर बैच को ज्वाइन करिएगा। ये आपके लिए बच्चे क्या है, बिल्कुल निःशुल्क है और बिल्कुल फ्री है, लेकिन फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, सारी फैकल्टी बहुत जबरदस्त है। 12 से 1 आपको कपिल सर मिलेंगे, 1 से 2 आपको दीपक सर मिलेंगे और 2 से 3 आपको कौन मिलने वाले हैं, राहुल सर मिलने वाले हैं, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। तो आपने मेरी बात को अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अगर आप चैनल पर नए आए हैं, नए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी बहुत ज़्यादा प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।